Hello and welcome to Panacea classes. I hope you all are doing well. जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी यहाँ पे बारिश पड़ रही है और गर्मी से काफ़ी राहत देखने को मिली है। बाहर बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, काफ़ी आनंद उठाया जा रहा है बारिश का। ठीक है, तो इसी बीच हम शुरू करते हैं कल के हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, जो फर्स्ट आर्टिकल है इट टॉक्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ करेंटली इंडिया और मालदीव्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया और मालदीव्स के बारे में बता दूं तो इंडिया और मालदीव्स जो हैं काफ़ी क्लोज बायलेटरल रिलेशंस शेयर करते हैं, क्लोज नेबर्स हैं। बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स पे जो हैं ये इनके व्यूज़ जो हैं वो एक जैसे हैं। यूएन रिफॉर्म्स में इंडिया और मालदीव्स दोनों ने पुश किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, यूएन रिफॉर्म्स होने चाहिए। यूएन जो है एक आउटडेटेड एजेंसी है, तो इसके ऊपर दोनों देश जो है इनका एक जैसा मत है। और ज़्यादा और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सिमिलर स्टैंड्स हमें देखने को मिलता है इंडिया और मालदीव्स का। जब से 2012 में इब्राहिम सोली की सरकार, वहाँ पे इब्राहिम सोली जो थे मालदीव्स में प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से लेके 2019 तक काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो हैं इंडिया के साथ मालदीव्स के रहे हैं। अब क्या अपॉर्चुनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर 2021-22 2 साल के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको बता दूं कि यूएन एससी जो यूएन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट डील्स विद द पीस एंड स्टेबिलिटी एंड अबाउट द सैंक्शंस, ऑथराइजेशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, काउंटर टेररिज्म, डिसआर्मामेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है काम करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये एक अलीट क्लब जो है P5 नेशंस का, आपको पता होगा जिनके पास वीटो पावर है। यहाँ पे P5 नेशंस जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 5 कंट्रीज़ जो परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद जो 15 कंट्रीज़ हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड इसके सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये रोटेशन पे इनको मेंबरशिप दी जाती है 2-2 साल के लिए। ठीक है, तो 2021-22 के लिए इंडिया को मेंबरशिप मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसी के साथ में मालदीव्स जो है वो इसी ईयर यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी जो है वो मिली है मालदीव्स को। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव्स को जो है यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंटशिप मिली है, और जिस भी देश को ये प्रेसिडेंसी मिलती है उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो क्योंकि इंडिया और मालदीव्स काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन शेयर करते हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं इनके व्यूज़ एक जैसे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को मिल सकती है मालदीव से, और मालदीव्स को जो है म्यूचुअली जो सपोर्ट मिल सकती है इंडिया से, काफ़ी बड़े लेवल पे जो है ये काम कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे। अब जो ये मालदीव्स को जनरल असेंबली की प्रेसिडेंशियलशिप मिली है, इसमें जो है इनके अगेंस्ट जो है वो खड़ा था वो अफ़गानिस्तान था। अब अफ़गानिस्तान के बारे में बताऊं कि अफ़गानिस्तान के साथ भी इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। लास्ट ईयर जब इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए खड़ा था, तो उस टाइम पे अफ़गानिस्तान ने ही अपनी सीट को सेक्रीफाइस करके, अपना कैंडिडेचर सेक्रीफाइस करके इंडिया को जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनाया था। नाउ इस बार जब अफ़गानिस्तान यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंशियलशिप के लिए खड़ा हुआ, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया भी उसी तरह से उसकी मदद करे। पर अब मालदीव्स ने जो है अपना कैंडिडेचर काफ़ी पहले का जो है वो रख दिया था कि वो जो है इलेक्शंस के लिए जो है अपना कैंडिडेचर वो बता रहे हैं। तो इंडिया काफ़ी पहले का मालदीव्स को सपोर्ट कर चुका था, तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने का, क्योंकि पहले से ही वो मालदीव्स को सपोर्ट कर चुके थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें जो हैं कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, ये तो एक
मोर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है मैक्सिमम सारे देशों को मेंबरशिप मिली हुई होती है और इक्वल वोट्स जो हैं वो सबके होते हैं, अनलेस जैसे हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिखता है, वहाँ पे सिर्फ P5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वेटो है। UN जनरल असेंबली में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक बॉडी है, वहाँ पे जो है इक्वल वोट्स हर एक कंट्री को दिए जाते हैं। अब ये दोनों देश क्या कर सकते हैं, ये दोनों देश अपने जो इंटरेस्ट हैं, जैसे लास्ट ईयर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी की सीट थी वो टर्की के पास थी, तो जो टर्की ने काफ़ी पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि ये कश्मीरियों के साथ ये करें, कश्मीर इशू को लेके, या फिर और भी जैसे अभी पीछे CAA को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं टर्की ने पाकिस्तान की काफ़ी हेल्प की लास्ट ईयर, हमें देखने को मिला, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम भी देखने को मिली। अब इस ईयर जो है इंडिया के पास ये मौका है, इस मौके को उनको यूज़ करना चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि ये जो हैं अपने दोनों के एक जैसे जो इंटरेस्ट हैं इंडिया और मालदीव्स के, उनके ऊपर काम करें, उनको जो हैं बढ़ावा दे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में, ऐसे रेजोल्यूशंस लाएं, ऐसी चीज़ों को जो हैं सपोर्ट करें। अब क्या क्या इश्यूज़ पे ये काम कर सकते हैं, साउथ एशियन कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे पैंडेमिक को लेके जो भी इश्यूज साउथ एशिया में हैं, वैक्सीन को लेके या फिर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके, ये दोनों देश जो हैं काम कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजिक इश्यूज़ की बात करें तो इंडिया जो है हमेशा से जूझता रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो नेबरहुड में होती हैं, तो एंटी टेरर जो है ये रेजोल्यूशन जो है पास करवा सकते हैं, वहाँ पे UN रिफॉर्म्स की बात करवा सकते हैं, और कश्मीर इशू को लेके एक अच्छा स्टैंड जो है अपना रख सकते हैं, CAO को लेके, इन सब इश्यूज़ को लेके काफ़ी अच्छी पोजीशन में खुद को रख सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक दूसरे की हेल्प लेके। ठीक है, मालदीव्स में भी जो है ISIS का हमें देखने को मिला है कि मालदीव्स में काफ़ी प्रॉब्लम ISIS को लेके हुई है, वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ISIS ज्वाइन किया है मालदीव्स के काफ़ी लोगों ने, और कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान का रोल इसमें देखने को मिला है। तो मालदीव्स जो है वो हेल्प कर सकता है इंडिया की ऐसे काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस जो है एंटी टेरर उनको पास करवाने में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वर्ल्ड क्या नाम है यूनाइटेड नेशंस में, इसको जो है यूज़ कर सकते हैं इंडिया एंड मालदीव्स दोनों मिलके। इस आर्टिकल में इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसमें बात करें लक्षद्वीप, काफ़ी देर से न्यूज़ में है, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर आर्टिकल्स जो हैं हमें हिंदू में देखने को मिलते हैं आए दिन। तो लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, लक्षद्वीप में काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ के लोकल्स जो हैं सिविल सोसाइटी और जो लोकल्स हैं वहाँ के काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए चार ऐसे जो हैं प्रपोजल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने लाए हैं। वो क्या चार प्रपोजल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब आर्टिकल 240 जो है वो अधिकार देता है प्रेसिडेंट को कि जो यूटीज़ हैं, यूटीज़ में रेगुलेशन के लिए फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द यूटीज़, वहाँ पे जो है रेगुलेशंस वो ला सकते हैं। तो इसी आर्टिकल का यूज़ करके वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने चार ऐसे प्रपोजल्स लाए हैं जिनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्या ऐसे प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर इतने सारी कंट्रोवर्सी हो गई है, तो सबसे पहला जो प्रपोजल है वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके। डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बोला है कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ मालदीव्स। वहाँ पे जो है टूरिज़्म हब बनाया जाएगा ताकि टूरिज़्म इंडस्ट्री से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। और इसी के साथ जो है लैंड एक्विजिशन पे कुछ लॉज बनाए हैं कि वहाँ पे लैंड एक्वायर की जाए, इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ ताकि टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा मिले। अब इसके ऊपर जो है काफ़ी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले हैं। क्या प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पे ऐसा टूरिज़्म को लेकर और लैंड एक्विजिशन को लेकर लॉज बनाए गए और बाहर के लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ का जो इकोलॉजी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं।
उसके बाद जो सेकंड प्रपोजल है वो है अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। एंटी सोशल एक्टिविटीज़, कोई भी जो एंटी सोशल एक्टिविटी आइलैंड पे होती है उसकी प्रिवेंशन के लिए ये लॉ बनाया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो है क्राइम होने से पहले ही कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकें प्रिवेंटिव डिटेंशन के ज़रिए, तो उसकी यहाँ पे बात चल रही है। और क्या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इनको अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया, इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले हैं कि जो सरकार है वो यहाँ पे तानाशाही करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जो थर्ड प्रपोजल है इनका, इट इज़ अबाउट पंचायत रेगुलेशंस, कि पंचायत वहाँ का जो पंचायती सिस्टम है उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। उनकी जो पावर्स हैं उनको कुछ हद तक कम करने की बात ये कर रहे हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि जो पंचायती इलेक्शंस में लोग खड़े होते हैं, अगर उनके जो 2 से ज़्यादा उनके बच्चे होंगे तो उनको जो है वहाँ पे अधिकार नहीं दिया जाएगा इलेक्शंस लड़ने का। ऐसे कुछ 2 चाइल्ड पॉलिसी की वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके भी काफ़ी जो है अपोज कर रहे हैं वहाँ के लोकल्स। उसके बाद जो फोर्थ जो रेगुलेशन है वो है रिगार्डिंग एनिमल प्रिजर्वेशन। एनिमल प्रिजर्वेशन में ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है जो बीफ है, बीफ को कहीं ना कहीं बैन करने की बात की जा रही है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोकल्स का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब लक्षद्वीप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, लक्षद्वीप जो है वो काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जोग्राफिकली काफ़ी यूनिक है, यहाँ की डेमोग्राफी काफ़ी अलग है। कैसे है, एक तो ये आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन है, इंडिया के साथ, मेनलैंड इंडिया के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। और ये सब देखते हुए यहाँ पे इसकी जो इकोलॉजी है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इकोलॉजी है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी देखने को मिलती है कि यहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम है, इक्विटी हमें देखने को मिलती है। मेन जो क्रॉप यहाँ के लोगों की है कोकोनट, जो है कोकोनट की क्रॉपिंग यहाँ के लोग मेनली करते हैं। फिशिंग ज़्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं। डेमोग्राफी की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। और ये मुस्लिम्स जो हैं ये इनका डिस्टिंक्ट अपना एक अलग से एक कल्चरल आइडेंटिटी है। इसी को देखते हुए इनको जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि जो इनकी जो ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है इसको बचाया जा सके। और हमें काफ़ी हाई लिटरेसी रेट जो है लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। उसके बाद वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट्स इंडिया में अगर हमें कहीं देखने को मिलते हैं तो वो हमें लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो अब ये है लक्षद्वीप के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें। अब लक्षद्वीप में क्या मेन प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोग क्या फेस कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जाती है इट इज़ फ्रॉम डीजल जनरेटर्स। तो डीजल जनरेटर से ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी शॉर्टेज है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है उसकी काफ़ी कमी है। कुछ थोड़े बहुत जो है यहाँ पे वेल्स हमें देखने को मिलते हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पे सैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो हैं। बाकी यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। उसके बाद मेनलैंड इंडिया के साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है उसकी प्रॉब्लम है। लाइवलीहुड की यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को जो है अपने इकोनॉमिक सस्टेनेंस के लिए जो है जॉब्स वॉब्स के लिए मेनलैंड इंडिया जाना पड़ता है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी की तो प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम्स इनकी ये आर्टिकल यहाँ पे, इस आर्टिकल में जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं देखते हुए जो है सरकार जो है जिन प्रपोजल्स पे काम कर रही है वो जो है यहाँ के लोकल्स के साथ, एक तो इन्होंने बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया है, और बिना लोगों की कंसल्टेशन के जो है ये रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं। जो मेन रिफॉर्म्स जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है वो उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। अब 2 अप्रोचेज़ हैं जिनके ज़रिए जो है गवर्नमेंट जो है वो इन आइलैंड नेशंस की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एक तो है नीति आयोग की ग्रैंड विज़न। नीति आयोग जो है वो काम करता है, उसकी जो विज़न है कि कैसे डेवलपमेंट टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जाए, स्ट्रेटेजिकली कैसे हम जो है डेवलपमेंट करें इन आइलैंड नेशंस की। तो एक तो नीति आयोग द्वारा ये किया जाता है, और उसके बाद जो है एक और जो बॉडी इसके लिए बनाई गई है वो है इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान, जो काम करता है अंडर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसके अंडर। और जो ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम करती हैं, और इसमें जो है लोकल कंसल्टेशन के द्वारा सारा काम किया जाता है। देव शरण केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर
आप कोई चीज़ कहीं पे किसी आइलैंड नेशन पे किसी दूर दराज के इलाके में अगर कोई आप चीज़ ऐसी कर रहे हो जो पब्लिक के लिए, आप ये कह के कोई चीज़ वहाँ पे कर रहे हो कि ये चीज़ पब्लिक के हक में है, पब्लिक पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब ये जो 4 प्रपोजल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये पब्लिक पर्पज़ के लिए ये किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर आप पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई चीज़ कर रहे हो और वो भी उनकी कंसल्टेशन के बिना कर रहे हो, तो इट डिफीट द वेरी पर्पज़ ऑफ दिस जो है जो काम आप ये कर रहे हो, कि अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो, उनसे पूछ ही नहीं रहे हो, उनको कंसल्ट नहीं कर रहे हो, तो ये जो कंसेप्ट है पब्लिक पर्पज़ का वही यहाँ पे डिफीट हो जाता है। तो लोकल्स को जो है यहाँ पे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको देखना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के चलते जो यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो लक्षद्वीप में यही सब आजकल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है अबाउट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। क्या होता है कि जो भी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, जो भी ये क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, इनको जो है अपने जब भी इन्होंने क्राइम करने होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली हमारे आपकी तरह व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे चैट नहीं करते हैं या कॉल करके चैट नहीं करते हैं। ये यूज़ करते हैं इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का या फिर डार्क नेट का, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म या फिर डार्क नेट का यूज़ करते हैं ताकि ये पकड़ में ना आ सकें गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे एनक्रोचैट, स्काई ईसीसी, इसका जो यूज़ हमें पास्ट में देखने को मिला है बाय दीज क्रिमिनल कार्टेल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि फ्यू ईयर्स बैक वेरियस यूएस एजेंसीज और भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्रैकडाउन किया इन जो है इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने शिफ्ट किया, जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं इन्होंने जो है नए प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट किया। अब एक जो ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था एनॉम, ANOME, ये आपने याद रखना है। एनॉम करके एक जो है इनक्रिप्टेड ये प्लेटफॉर्म था, हाईली इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे जो है ये स्पेशली बिल्ड मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा जो है कम्युनिकेट करते थे ये क्रिमिनल्स। अब ये काफ़ी पॉपुलर हो गया एमंग्स इन सारे क्रिमिनल्स में, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इनक्रिप्टेड था, ठीक है। लेकिन हमें पता चला है अभी कि ये जो एनॉम जो प्लेटफॉर्म था, ये एक प्लेटफॉर्म जो है इसको बनाया गया था यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एफबीआई के द्वारा ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया था। और ये एक स्टिंग ऑपरेशन था, कोवर्ट ऑपरेशन था एफबीआई का इन सब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो उनको इस चीज़ का पता नहीं था। अब ये काफ़ी टाइम से जो है ये चल रहा था प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे ये कम्युनिकेट कर रहे थे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे थे, और एफबीआई इनके ऊपर नज़र रखे हुए था। और भी 16 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एफबीआई के साथ मिलके ये चीज़ कर रही थी। तो इस कोवर्ट ऑपरेशन का इन्होंने नाम जो है वो रखा था ट्रोजन शील्ड। ये आपको याद रखना है, ट्रोजन शील्ड इस कोवर्ट ऑपरेशन का नाम था, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इन्होंने जो है इन लोगों को, इन जो क्रिमिनल्स हैं इनको काफ़ी हद तक पकड़ लिया है। 800 ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं इसी जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा, एनॉम प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इनको ऐसे बेवकूफ़ बना दिया है एफबीआई ने, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट करंट अफेयर्स हैं। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में एक रिसेंटली प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है अनूप चंद्र पांडे को एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। अनूप चंद्र पांडे न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इनको। जो इनसे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो जो हैं प्रमोट होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, तो इनकी जो है उनकी जो है पोस्ट वैकेंट थी, तो अनूप चंद्र पांडे को जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग। इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, आपको ये याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे जो है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो तो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन में इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर दिया जा सकता है, सॉरी। पर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो तो फिर जिस वे में हम सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस को जिस वे में हम रिमूव करते हैं वही प्रोसेस से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी
रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के लिए टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, उनको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये क्या है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है 52 ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्मॉल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं, और ये जो हैं 3 जोग्राफिकल ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये स्प्रेड हैं, जैसे कैरिबियन एरियाज़ में जो आइलैंड नेशंस हैं, पैसिफिक एरियाज़ में, अटलांटिक, कैरिबियन, पैसिफिक और अटलांटिक में, उसके बाद इंडियन ओशन में, मेडिटेरियन में और साउथ चाइना सी में। तो ये यहाँ पे जो भी ये आइलैंड नेशंस हैं इनका एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़। इनमें से जो 38 कंट्रीज़ हैं ये यूएन की मेंबर्स हैं, और इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है बाय UNOHRLS, ऑफिस ऑफ द हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। उसके बाद ऑपरेशन पैनजिया 14th जो है ये क्या है, इसको चलाया है बाय इंटरपोल, और ये किसके रिगार्डिंग है? ये है ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल मेडिकल ट्रेड्स। जितने भी मेडिकल फील्ड में जो इलीगल ट्रेड्स किए जाते हैं उसके ऊपर ये जो है क्रैकडाउन किया गया है बाय इंटरपोल। इसका नाम है ऑपरेशन पैनजिया 14th, ठीक है। उसके बाद आपने जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, तो आपको कभी कभी वेबसाइट खुलती नहीं है, आपको कोई एरर दिखते हैं, ठीक है। तो वेरियस एरर्स ऐसे हैं, कौन सा एरर किसके लिए होता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एरर 404 आपको कई बार दिखता होगा। ये क्यों दिखता है आपको? क्योंकि मान लो अगर आपने क्या किया, जैसे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, अगर आपने आपकी कोई ब्लॉग की जो है वो वेबसाइट है, और आपने कोई ब्लॉग लिखा, अब ब्लॉग लिखने के बाद आपको लगा कि मैंने कुछ गलत लिख दिया उस ब्लॉग में, और आप क्या करना चाहते हो, आप उसको डिलीट कर देते हो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप उसको डिलीट कर देते हो। तो अब जब कोई वो वेबसाइट खोलने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे आएगा रिक्वेस्टेड पेज इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपने वो डिलीट कर दिया। तो एरर 404 तब आता है जब वो पेज डिलीट कर दिया गया होता है। उसके बाद एरर 403 आता है व्हेन रिसोर्स इज़ फॉरबिडन। रिसोर्स इज़ फॉरबिडन मतलब जो रिक्वेस्टेड आप पेज जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो वो फॉरबिडन है। हो सकता है वो फॉरबिडन कोई भी रीज़न हो सकता है आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने उसको फॉरबिड किया हो, या फिर जो वो पेज है उसकी कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो किसी भी रीज़न से वो फॉरबिड हो तो एरर 404 आता है। उसके बाद एरर 503 जो है वो तब आता है जब जो है सर्वर जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे जो एरर आता है वो 503 आता है, ठीक है। तो बारिश भी रुक गई है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।